जिंदाबाद। कैलेंडर अब बाद में बांटिएगा। कैलेंडर बांटने वाले जो भी साथी हैं उनसे आग्रह है कि जहां तक आप बांट पाए हैं अब वही रुक जाइए, बाकी लोगों को दे दीजिएगा। हम ज्यादा लंबा भाषण नहीं करेंगे, थोड़ी देर बोलेंगे। मेरे बोलने के बाद सब लोगों को जिनको नहीं दे पाए हैं अभी तक कैलेंडर उनको दे दीजिएगा। लेकिन जब तक अभी बीच में थोड़ी देर हम जब तक बोलेंगे तब तक बांटने का काम बंद कर दीजिए। जो जहां है बंद कर दीजिए बांटने का काम, क्योंकि अगर कैलेंडर बढ़ते रहेगा तो शोरगुल में सब लोग मेरी बात को ठीक से सुन नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ी देर रोक दीजिए। ऐसे भी भूख लग गई होगी लोगों को, तो स्वाभाविक रूप से जल्दी में सब लोग होंगे ही, और शायद व्यवस्थापक मित्रों ने खाना का भी इंतजाम किया है, तो थोड़ी देर और धैर्य रखने की जरूरत है। इस जिला में पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चंद्रवंशी जी, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल कुमार जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष जो लगातार आपके बीच में काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, योगेंद्र चौहान जी, जिला परिषद के सदस्य नोखा से आते हैं महावीर प्रसाद जी, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गौर जी, अति पिछड़ा महिला प्रकोष्ठ की इस जिला में अध्यक्ष अनीता चंद्रवंशी जी, पार्टी की युवा इकाई के इस जिला में अध्यक्ष अखिलेश पाल जी, जिला उपाध्यक्ष रामकृष्ण कुमारी जी, हरिद्वार प्रसाद गुप्ता जी, पिंटू चंद्रवंशी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस जिला में, धनंजय शर्मा जी प्रखंड अध्यक्ष कोचस, रमेश चौधरी जी पूर्व मुखिया हैं, राधे श्याम ठाकुर जी, वकील चौधरी जी जो नोखा से हैं, ललिता विश्वकर्मा जी, दिनेश चंद्रवंशी जी, अभिषेक पाल जी, प्रिंस कुमार जी, नीतीश कुमार जी जो इस ब्लॉक में पार्टी के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ है अभी चलकर आए हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उभरते हुए नेता और पार्टी के प्रदेश में महासचिव सुभाष चंद्रवंशी जी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे नेता जो जिनको जगह मंच पर नहीं मिल पाई है नीचे बैठे हुए हैं। जितेंद्र नाथ पटेल जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जग बहादुर कुशवाहा जी हैं, पार्टी के प्रदेश के नेता हैं। राम परीक्षा सिंह जी हैं, झूना सिंह जी हैं, अनंत कुमार गुप्ता जी हैं, किन किन लोगों का नाम ले, चंदन जी हैं, अरविंद वर्मा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, रिंकू सोनी जी भी नीचे बैठे हुए थे, अब चेहरा उनका नहीं दिख रहा है, रामजस कुशवाहा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। इधर बसंत चौधरी पटेल जी हैं, विराट कुशवाहा जी हैं, पार्टी के छात्र नेता हैं। तो से सम्मानित नेतागण, माफ कीजिए कुछ लोगों का नाम तो छूट ही जाएगा। बनारसी कुशवाहा उधर से देख रहे हैं, तो और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रिंस कुमार जी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों, माताएं, बहनों और मीडिया के बंधुओं, देखिए जिस विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ उस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे, वही विषय है। लेकिन उसके पहले आंगनबाड़ी सेविका
की ओर से एक मांग पत्र मुझको दिया गया और यह मांग पत्र कोई पहली बार नहीं दिया गया है। हम जहां भी जा रहे हैं बिहार में सब जगह मांग पत्र हमको लोग देते ही हैं। तो कई बार मांग पत्र हमको मिल चुका है और बिना पढ़े हुए मुझको मालूम है कि क्या क्या समस्या आपने उसमें लिखी हुई। तो पहले से मालूम है आपकी समस्याओं के बारे में, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की समस्याओं के बारे में। और अगर कोई यहाँ आशा कार्यकर्ता हो तो उनकी समस्याओं भी हम प्रखंड प्रखंड में जाकर के हमने उनसे ही जानने का प्रयास किया। खास करके आशा कार्यकर्ता हो या इस तरह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, इसमें तो महिलाएं ही होती है और महिलाओं में भी कमजोर वर्ग से आने वाली महिला ज्यादा होती है, अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज। तो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा काम तो आप लोग करते ही हैं। सरकार कोई काम करे उसमें आपकी भूमिका के बिना सरकार की कोई योजना सफल हो ही नहीं सकती। तो आप लोग इतना काम करती हैं लेकिन उसके एवज में आपको मिलता लगभग नगण्य है। तो इसलिए आपकी मांगों का हमने पहले भी समर्थन किया है और आज इस मंच से भी हम समर्थन करते हैं। आपका हो, आशा कार्यकर्ता का हो या और भी इस तरह का जो संगठन है, जो कमजोर वर्ग से जुड़े हुए लोगों का संगठन है, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो संगठन है, उनकी मांगे जायज है। मैं इनका समर्थन पार्टी की ओर से निरंतर कर रहा हूं और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हमारी पार्टी सत्ता में जितनी दूरी तक हिस्सेदार बनेगी, हम आपके सवालों को लेकर प्रमुखता से वहां जरूर आपकी आवाज को बुलंद करने का काम। देखिए, कार्यक्रम तो पार्टी का निरंतर होते रहता था पहले भी, लेकिन इस रूप में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से सम्मेलन का आयोजन करना और साथ ही साथ दलित महादलित प्रकोष्ठ भी हमारी पार्टी में है, उनका अलग से कार्यक्रम आयोजित करना, यह पहली बार हम सब लोगों ने किया है। इस रूप में आयोजन होता था तो पटना में कभी होता था, जिला के स्तर पर होता था, लेकिन प्रखंड में जाकर, विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस तरह का आयोजन हो, यह पहले हमने नहीं किया था। और इसका अनुभव जो पुराना हमारा है, उस अनुभव के आधार पे मुझको लगता था कि नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को आगे कैसे हम लोग दूर कर पाए, यह बात मेरे मन में आई और इसीलिए हमने अपने साथियों से कहा कि अति पिछड़ा सम्मेलन कीजिए, दलित महादलित सम्मेलन कीजिए। हर विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा सम्मेलन भी हो रहा है और दलित महादलित सम्मेलन भी हो रहा है। इसके पीछे मकसद है पुराने अनुभवों के आधार पे जो रह गई कमी थी उसको दूर करना। क्या कमी रह गई थी? देखिए, सामान्य तौर पे हमने देखा है और आप भी महसूस करते होंगे, वोट देने का काम सबसे ज्यादा, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा रहेगी वही ना सबसे ज्यादा वोट देगा। तो वोट देने का काम और वोट देने के काम में सबसे अव्वल भूमिका निभाने का काम अति पिछड़ा समाज के लोग करते हैं, दलित महादलित समाज के लोग करते हैं। मतलब जो समाज में सबसे पीछे छूट गए लोग हैं, वोट देने में सबसे पहले बूथ पर बाले बच्चे जाकर वोट डालते हैं। वोट डालने में आप आगे होते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद जो भी व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था से लाभ लेने में आप पीछे छूट जाते हैं। और जो लोग वोट देने में उनकी भूमिका नहीं उतनी रहती है, वही लोग पक्ष में वोट दे या विपक्ष में वोट दे, जीतने वाला के यहाँ सबसे पहले माला लेके वही लोग खड़े हो जाते हैं। हमने देखा है, 5 साल तो आप सब लोगों ने भी मुझको जिताया, मंत्री बनाया, उस वक्त भी हमने देखा। 2014 में जिस दिन हम नॉमिनेशन करने आए थे
उसके 2 दिन पहले तक हमको भी नहीं मालूम था कि हम काराकाट से उम्मीदवार होने वाले। बिहार भर में हमारी राजनीति चलती है, सब जगह पार्टी के लिए हम काम करते रहते थे उस वक्त भी। तो आए और चुनाव में चले गए और आप सब लोगों का आशीर्वाद, इतना अच्छा आशीर्वाद मिला। यह सिर्फ इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का ही अवसर नहीं मिला, बल्कि भारत सरकार में हमारी पार्टी हिस्सेदार बन गई। और हिस्सेदार जब पार्टी बन गई, इतने लोग हमारे यहाँ आना स्वाभाविक था, आना भी चाहिए, लेकिन उसमें आप पीछे छूट गए। यह मुझको बहुत ही बीच बीच में भी खलता था, लेकिन उस वक्त कोई उपाय नहीं था। तो वह अनुभव हमारा है। हाँ, हमने प्रयास जरूर किया उन दिनों कि कारा का एक अधिकार मुझको मिला था मंत्री होने के कारण, केंद्रीय विद्यालय में मेरी कलम से नाम उस वक्त लिखा सकता था जिसका भी हम चाहते। तो यह जो अधिकार मुझको मिला, इसका इस्तेमाल हमने किया। यह अधिकार सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए था। मंत्री मैं पूरे देश के लिए था, तो पूरे देश भर के लिए अधिकार मुझको मिला। इस अधिकार का इस्तेमाल हम ज्यादा से ज्यादा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए करना चाहते थे। हमने किया भी इस्तेमाल। जो भी जाकर हमारे यहाँ कागज दिया, किसी माध्यम से भिजवाया, मिलकर हमने यह नहीं देखा कि यह व्यक्ति, हमने जानकारी लेने का प्रयास भी नहीं किया कि जिस व्यक्ति ने लिख कर दिया है कि उनके बेटा या उनकी बेटी का नाम केंद्रीय विद्यालय में हम लिखवा दें, वह व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कम पहुंचा, तो कम पहुंचा, लेकिन हमने अपनी ओर से प्रयास किया। तो हम यह कहना चाहते थे कि अब आगे आने वाले दिनों में यह स्थिति न रहे कि वोट देने के समय आप और लाभ लेने के समय लाभ सबको मिले। हम यह नहीं कह रहे कि सबको न मिले, लेकिन जिनका जितना हिस्सा उतना ही लाभ मिले ना। तो आपका हिस्सा भी कोई दूसरा हड़प नहीं ले, उनका हिस्सा है उतना वो भी ले, और आपका जितना हिस्सा है वो आपको भी पूरा पूरा मिले। इसलिए हमने कहा अपने साथियों से कि सम्मेलन बुलाइए, और सम्मेलन में हम लोगों से यही कहना चाहते हैं, और हम आपसे कह भी रहे हैं कि वोट देने के समय जितना सजग रहते हैं, वोट देने के बाद भी आप सजग रहिए। और हमने जो व्यवस्था की है, जो नेता लोग, चाहे यहाँ जोगिंदर चौहान जी हैं, सुभाष चंद्रवंशी जी हैं, या सुरेंद्र चंद्रवंशी जी, या और सुरेंद्र ठाकुर जी, सब लोग, हमने इन लोगों से यह भी कहा है कि सम्मेलन बुलाने का मतलब यह नहीं कि किसी एक गांव से आप 2000 आदमी को ले आइए और लोग आवे, भाषण सुन ले, चले जाएं, और कल से उसका कोई मतलब नहीं, तो उस तरह का सम्मेलन मत बुलाइए। हमने कहा कोशिश कीजिए जहां जहां अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, जिस गांव में भी, सब जगह से लोगों को लाइए, और उन गांवों से कोई न कोई एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी का बना लीजिए, ताकि चुनाव के बाद भी उस गांव से डायरेक्ट संबंध हमारा बना रह पाए। डायरेक्ट संबंध रह जाएगा तो जो पहले नुकसान हुआ है, अपना हिस्सा लेने में आपने कमजोरी की है, अब आगे हिस्सा लेने में कमजोरी नहीं रहे, यह हमारी कोशिश है। और इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, यह जो संबंध है एक दिन का नहीं कि आप सम्मेलन में आए, भाषण सुन लिए, चले गए, ऐसा नहीं। यह संबंध आगे भी रहे। अपने गांव में से कोई ना कोई एक साथी वहां का हमारी पार्टी के सिस्टम से जुड़ जाए, और पार्टी के सिस्टम से जब जुड़ जाएगा तो जब जरूरत होगी गांव के लोगों को, मुझ तक कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, टेलीफोन कर सकता है, कागज भेज सकता है। तो यह एक सेतु का काम, पुल बनाने का काम इस सम्मेलन के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मकसद है आपके गांव, आपके बीच और मेरे बीच एक पुल बन जाए, सेतु बन जाए, ब्रिज बन जाए, ताकि जब मर्जी हो आप उस पुल पर चढ़कर मुझ तक पहुंच जाए, या जब हम भी चाहे आपके हाथ तक पहुंच जाए। तो यह पुल बनाने का प्रयास है। तो आप सब लोगों से यही करने आए कि इसको इस रूप में लेने का काम कीजिए। देखिए, बात तो कई तरह की होती है। पिछली बार
जैसा कि हमने कहा कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी केंद्र की सरकार में, केंद्र की सत्ता में हिस्सेदार बन गई। इस बार भी जिस गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने वाली है, कंफ्यूजन चाहे जो फैलाने का काम विरोधी लोग करें, लेकिन जिस गठबंधन की सरकार दिल्ली में फिर 2024 लोकसभा चुनाव के माध्यम से बनने वाली है, वह गठबंधन कोई और नहीं, फिर एनडीए गठबंधन ही है। एनडीए गठबंधन ही है। जितना जोर लगा ले लूं, जितना कंफ्यूजन पैदा कर दे, लेकिन देश भर के स्तर पे देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पिछड़ा समाज का कोई बेटा अगर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ अभी है, वो अगली बार भी वही बैठेगा, अगली बार भी वही बैठेगा। तो जब इतना है कि अगली बार भी वही बैठेगा, तो हमारी पार्टी फिर उसी गठबंधन में शामिल हो गई, उसी गठबंधन में हम लोग शामिल हो गए हैं। आपकी कृपा रही तो पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार तो वही बनेगी, और सरकार बनेगी तो उस गठबंधन में मजबूत हिस्सेदार के रूप में, मतलब सत्ता और सरकार में हिस्सेदार के रूप में हमारी पार्टी भी निश्चित रूप से शामिल होगी। इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और जब सरकार में पार्टी हिस्सेदार बनती है तब काम ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो सरकार वही बननी है, यह तय है। और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला तो हमारी पार्टी उस सरकार में हिस्सेदार भी होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इस मौके का लाभ लेना चाहिए। दूसरे लोग तो आएंगे, अलग अलग तरह की बात करेंगे। आज पता नहीं, जिस कांग्रेस के लोगों ने आजादी के बाद से लगातार राज किया इस देश पर, अभी 2014 से लेकर इधर सरकार अलग सरकार है, लेकिन इतने दिनों तक लगातार कांग्रेस के लोगों ने राज किया। उस वक्त कांग्रेस को पिछड़ा प्रेम नहीं जगा था कांग्रेस के अंदर। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पूछते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग बताइए, पत्रकार बंधु लोग, आप लोगों में से कितने लोग ओबीसी समाज से हैं? अरे भैया, ओबीसी समाज से नहीं है वहां, तो इसके लिए दोषी तो सबसे ज्यादा आप ही हैं। इतने दिनों तक राज किया देश में आपने। और लालू जी जो आज उनके साथ हैं, लालू जी भी ऐसी भूमिका में रहे हैं दिल्ली की सरकार में। सोनिया गांधी के समय जब लालू जी वहां सरकार में होते थे, तो जो चाहते लालू जी वही काम होता उस समय। इतनी ताकत में लालू जी थे। उस वक्त जातीय जनगणना देश में कराने के लिए लालू जी ने क्यों नहीं प्रयास किया? जातीय जनगणना देश में हो, इस बात की नितांत आवश्यकता है। हमारी भी पार्टी इस बात से सहमत है। हमारी पार्टी की भी राय है कि देश के स्तर पर जात की गिनती जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन जब सत्ता में उस ताकत में थे ही लोग, उस समय इनको नहीं सुझा। आज कहा जाता है कि आदमी दुख के समय में भगवान को याद करता है, तो आज संकट में उनकी राजनीति है। गरीब लोग जो हैं, उनके बाल बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का दरवाजा बंद है, नहीं हो सकता है। और कह रहे थे हमारे साथी कि कौन आवाज उठा रहा है? अरे भैया, आवाज कौन उठाएगा? जिसका एक पैर जेल में और एक पैर बेल पर, कोर्ट के खिलाफ बोलेगा। कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ बोलेगा तो डर है कि कल बेल फिर से न टूट जाए और जेल के अंदर न बंद होना पड़े। तो जो लोग उस तरह की स्थिति में हम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे, कोर्ट के खिलाफ में तो उपेंद्र कुशवाहा बोल सकता है जो बोल रहा है। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, हमने उस वक्त इस विषय को शुरू किया था। देखिए, आज भी कुछ लोग कंफ्यूजन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आ जाएगी तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। भाइयों और मित्रों, देखा है आप लोगों ने, दूसरे लोगों की बात में मत आई, नहीं लेना पड़ा, निर्णय वापस लेना पड़ा। जबकि वह निर्णय भारत सरकार का नहीं था, कोर्ट का निर्णय था।
लेकिन कोर्ट के उस निर्णय को बदलने के लिए भारत सरकार मजबूर हो गई और फिर से दलितों के हित का कानून रह गया जैसा पहले था। किसान लोगों के जो आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, साल भर से ज्यादा आंदोलन किसान लोगों ने किया और एक दिन प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और कहना पड़ा कि इस कानून को हम वापस करते हैं। तो लोग सजग रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप तो इतनी बड़ी संख्या वाले लोग हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सजग नहीं रहिएगा तो घर में रोटी सब्जी बनाकर आइएगा, दूध गर्म करके रख के आइएगा, बिल्ली घुस कर खा जाएगी। सजग नहीं रहिएगा तो बिल्ली खा जाएगी और सजग रहिएगा तो बाघ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सजग रहना। इसलिए कोई आदमी जो आपको दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ कह रहा है, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे और न्यायपालिका वाली बात बोलते थे मंत्री रहते हुए पार्लियामेंट में, तो उस पार्लियामेंट में जब बोलने लगे तो कई कांग्रेस के एमपी या दूसरी पार्टी के एमपी भी वहीं पर मुझको उन्होंने टोका और कहा कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं और भारत सरकार के एक तरह से खिलाफ ही बोल रहे हैं। हमने कहा भैया हम भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के कारण हम राजनीति में आए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी नहीं होते तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में नहीं आते। तो हमने सीखा है उनके वसूलों को, हमने जगदेव बाबू से प्रेरणा ग्रहण की है, हमने डॉक्टर अंबेडकर जैसे, महात्मा फूले जैसे जो महान लोग हुए उनसे उपदेश पाया है और उनके उपदेश के आधार पर चलने वाली राजनीति ने हमको यही सिखाया है कि सबसे पहले अपना वसूल को याद रखना, अपने सिद्धांत को याद रखना, उसके लिए काम करना और उसके लिए कष्ट भी उठाना हो तो उठा लेना। इसलिए हम न्यायपालिका हमारे खिलाफ है। अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं उनके खिलाफ है, इसलिए हम बोलने का काम करेंगे। तो हम तो थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में, तो आपका हित जब वहाँ जरूरी हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी नहीं सोचा। इसलिए ऐसा कोई मामला भी कभी आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा वकील आपके लिए वहाँ मजबूती से खड़ा रहेगा। इसलिए हमारी पार्टी को और ताकत देने की जरूरत है। ताकत दीजिएगा तभी तो हम लोग खड़ा रहेंगे, और ताकत नहीं दीजिएगा तब फिर क्या हम लोग करेंगे। और जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए, हमको तो सबसे ज्यादा चिंता और दुख भी नीतीश कुमार जी को लेकर है। क्या कितना संघर्ष करके जो कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई हुई, देश आजाद हुआ और आजादी के वक्त आजादी के दीवानों ने गाना गाया कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती को निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो उतनी मेहनत के बाद बिहार को आरजेडी के जंगल राज से बाहर लाने का काम किया गया था। कितनी मेहनत के बाद आरजेडी के जंगल राज से बिहार को बाहर लाने का काम किया गया। तो नीतीश जी के नेतृत्व में यह काम हुआ और नीतीश जी जब अपनी राजनीति को अब अंतिम पारी राजनीति की जब खेल रहे हैं, उनकी राजनीति समाप्त होने वाली है, तो फिर वहीं पर बिहार को सौंपने की बात, आरजेडी के हाथ में देने की बात नीतीश जी जब करने लगे तो मुझको तो बड़ा दुख हुआ। अब आप ही समझिए, लालू जी तो बहुत भाषण करते थे अच्छा, लेकिन गरीब लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, इन लोगों के लिए सबसे सरकारी मदद की कहाँ जरूरत है। सबसे मदद की जरूरत है सरकार से तो दो जगह सबसे ज्यादा जरूरत है, एक है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा, गरीब आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं हो, उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, सरकारी अस्पताल के अलावा कोई दूसरा उपाय है क्या उसके पास। सरकारी अस्पताल में ज्यादातर गरीब लोग जाते हैं, गरीब लोग मतलब वही अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग। और सरकारी अस्पताल की जो दुर्दशा है
आप लोग देख रहे हैं। शिक्षा के मामले, जो मास्टर साहब सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं ना, उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, इसलिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई है ही नहीं। और जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो गरीब का बच्चा तो उसी सरकारी स्कूल में जाएगा ना, प्राइवेट स्कूल में पैसा वाला का बच्चा जाएगा, तो आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? और जब तक नहीं पढ़ेगा तो दुनिया कहीं चली जाए आपका विकास नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज में जब तक आपको सुविधा न मिले, सरकारी सुविधा, तब तक आपका विकास संभव नहीं। कुछ भी लोग कह ले, 35 साल तक राज इन लोगों का, आज तक एक स्कूल को नहीं ठीक कर पाए, अस्पताल को नहीं ठीक कर पाए, दुर्दशा है। और कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। लालू जी भाषण देते थे, मुनिया बेटिया पढ़ती, गैया बकरिया चढ़ती जाए और मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। भाषण याद होगा पुराने लोगों को। मुनिया बिटिया कहाँ पढ़ेगी? गैया बकरिया तो चढ़ रही थी, अभी भी चढ़ेगी, लेकिन कहाँ पढ़ेगी? उनके गार्जियन की जेब में पैसा नहीं है, गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? कहाँ पढ़ेगा? हमने शिक्षा सुधार आंदोलन भी चलाया था भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, और उस वक्त जो जो बात हमने कही थी, 18 साल के बाद नीतीश जी को वह बात अब जाकर के समझ में आई है कि जो बहाली की प्रक्रिया थी गलती हो गई, अब उसमें सुधारने के लिए चले हैं। नीतीश जी अब तो सांप गया बिल में, आप धसना डंगडगा रहे हैं। अब कहा आपको, आप जाने वाले हैं। अब उसमें वो बीपीएससी लाए हैं। यही बात नीतीश जी हमारी अगर उसी समय 16, 17, 18 में मान लिए होते तो 5-7 साल में तो शिक्षा की तस्वीर बहुत बदल गई होती। लेकिन नीतीश जी को इन बातों से कहाँ मतलब है। अब तो दिन रात इस मेहनत में लगे हुए हैं कि अब किसी तरह से तेजस्वी का ताजपोशी कर दे। इस काम में नीतीश जी भी लगे हुए हैं। हमने तो कहा था नीतीश जी से, आप सब लोगों को मालूम होगा ही, प्रेस मीडिया के माध्यम से बात तो आते रहती। जब हम जनता दल यूनाइटेड से अलग होने लगे थे, उस वक्त हमने कहा था उनसे कि नीतीश जी अब आपकी राजनीति की पारी समाप्त होने वाली है। तो जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपकी राजनीति में सबसे ज्यादा मदद की, किन लोगों ने सबसे ज्यादा मदद की थी? लवकुश समाज के लोगों ने, और उसके बाद सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग, पाल समाज के लोग, जो भी नुनिया समाज के लोग, इन लोगों ने सबसे ज्यादा मदद करने का काम किया। तो हमने कहा उस समय कि नीतीश जी 15 साल लालू जी का राज चला और आपका 20वां साल अब पूरा हो गया, तो इसके बाद अब वहां से तो बाहर निकलिए, आप फिर से वही 15 साल वाला में सौंपिएगा और बात कीजिए अति पिछड़ा समाज की। और उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको नहीं ठीक लगता हो, कोई बात नहीं है, आप अति पिछड़ा समाज में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपके साथ जिंदाबाद करने के लिए तैयार है। तो नहीं उनको शिक्षा, आज तक जब से जनता दल यूनाइटेड बना है तब से कभी अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष तक तो बनाया ही नहीं है। तो इसलिए अब सौंपने की बात कर रहे हैं वहीं पर। किस तरह से तंग था बिहार, तबाह था बिहार, उन्हीं हाथों में अगर फिर से बिहार चला गया जहां नीतीश जी ले जाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, तब फिर से अनर्थ हो जाएगा। तब अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज के लोग, इनके ऊपर गांव-गांव में जो आतंक मुसबत हो रहा था, फिर से यह आतंक शुरू हो जाएगा। इसलिए हम आप सब लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सब लोग आइए, हमारी पार्टी को मजबूती दीजिए, बनने वाली दिल्ली की सरकार में हिस्सेदार बनिए। और कोई अगर मन में, आपके मन में शंका हो, उस शंका को दूर कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा आपकी उस शंका को, वक्त अगर आया, वैसी स्थिति आई भी, तो लाठी लेकर आपके हित में वहां खड़ा रहेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में फिर से बिहार को 2005 के पहले की स्थिति में नहीं लौटने दीजिए। लौटेगा तो बहुत मुश्किल होगा। बाल बच्चों का 35 साल में तो
35 साल पहले जिसका जन्म हुआ हो, वो पढ़ लिख करके नौकरी करता या कोई धंधा करता, नहीं कुछ मिला तो आज इधर उधर घूम रहा होगा। 35 साल कोई कम समय होता है, तो 35 साल उनको दे दिया और फिर आपको मांगने आ रहे हैं। भाई और मित्रों, आप सब लोगों से, माताएं बहनों, आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप उनको पहचानिए। कोई नए लोग नहीं है। नीतीश जी तक फिर भी मामला ठीक था थोड़ा, लेकिन नीतीश जी उसी झोली में फिर से बिहार को ले जाना चाहते हैं। इससे रोकने का काम कीजिए, रोकने का काम कीजिए। और भारत सरकार में जो कुछ भी होगा, और 2024 के बाद 25 में तो विधानसभा का भी चुनाव होना है, उस वक्त भी एक मौका होगा। और उसके पहले भारत सरकार में जहां जो जरूरत होगी, उपेंद्र कुशवाहा आपका गारंटर बनकर वहां रहेगा। इतनी ताकत देने का काम कीजिए। आप सब लोगों के ऊपर मेरा पूरा पूरा भरोसा है। आप सब लोगों से ही आग्रह, जितने साथी नौजवान लोग आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, कई बार तो अति पिछड़ा समाज के नौजवान लोग मिलते हैं, उनसे मैं अलग से कहता हूँ, मंच पर बैठना हो, कहीं अगल बगल में दिखना हो, पीछे खड़ा रहेंगे। कई बार उन लोगों को बुलाते हैं, यार आओ आगे। तो अति पिछड़ा समाज का नौजवान कहे कैसे आवे, फलाना बाबू बैठे हुए। हम तो बार बार कहते कि भैया फलाना बाबू के लिए जितनी जगह चाहिए वो बैठेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा थोड़े है कि सिर्फ उन्हीं की जगह है। पूरी जगह अगर खाली करके पीछे खड़ा रहोगे तब तो पूरी जगह पर वही बैठ जाएंगे। लेकिन तुम आओ तो सही, जितनी उनकी जगह है उतनी जगह पर वो बैठेंगे, और जितनी जगह है आपके लिए उस जगह पर आप आकर के बैठने का काम। और उनसे ज्यादा बड़ी जगह है आपकी है, उनसे ज्यादा बड़ी जगह है आपकी है। समाज में सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि समाज में अगर पहले से किसी कारण से तनाव था तो उस तनाव को उलट दिया जाए। हम इस राय के नहीं है। तनाव मुक्त समाज होना चाहिए। तनाव मुक्त समाज तब होगा जब समाज के सभी वर्ग के लोग समानता के धरातल पे जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी होगी, तो निश्चित रूप से समाज में तब जाकर तनाव समाप्त होगा। तो हम चाहते हैं समाज के सभी वर्ग के लोगों को सम्मान भी मिले, समाज के सभी वर्ग के लोगों को उचित हिस्सेदारी भी मिले, सम्मान इज्जत रोटी सबको मिले। तो ऐसा समाज बनाना है, और ऐसा समाज बनेगा तो आपका हिस्सा तो पहले से बैकलॉग है, वह हिस्सा आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग आइए और मिलकर के हमारी पार्टी को साथ देने का काम कीजिए। मुझको पूरा भरोसा है और हम लोगों का संबंध आगे बना रहेगा। नौजवान मित्रों से मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप लोग पार्टी से कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। यहाँ जो भी हमारे साथी हैं, नेता हैं, इस जिला में भी, ब्लॉक में भी, और उनके माध्यम से या डायरेक्ट भी मुझ तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद देता हूं। लेकिन थोड़ा इंतजाम और बड़ा करते। अति पिछड़ा समाज को अभी तक आप लोग इतना छोटा क्यों समझ रहे भाई? 36% लोग हैं, 36% लोग हैं, सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा और बड़ा पंडाल बनवा देते तो क्या दिक्कत है? थोड़ा और बड़ा पंडाल बनवाना चाहिए। इन लोगों ने छोटा पंडाल बनवा दिया, कुर्सी लाने में भी थोड़ी कंजूसी कर दी। असल में इन लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि इतने लोग आ जाएं। अरे इनको, आपको मत भरोसा हो, उपेंद्र कुशवाहा को पूरा भरोसा है इन लोगों के लिए, पूरा भरोसा। इसलिए आपका भी धन्यवाद। इंतजाम जो भी हुआ ठीक किया, और आप सब लोगों का भी, आप सब लोगों ने हिस्सा लिया इसमें। अलग अलग जगह से आए, सब जगह से आए, और इतनी देर तक बैठकर हम लोगों की बातों को सुनने का काम आपने किया। आप सब लोग व्यवस्थित रूप से अब यहाँ से कैलेंडर भी जिनको नहीं मिला होगा दे देंगे हमारे साथी, और फिर बाकी जो इंतजाम है उसमें शरीक होकर निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।